Hello students, this is a short video about the different types of MCQs which are generally asked in NEET examination. They can be knowledge based, line based, understanding based, match the columns, application type. The question is how to attempt all such MCQs properly. Is it possible to find out answers in textbook? It has also been explained in this video, and let us have a look at different questions. See, this is the first question in mitochondrial ETC cytochrome C acts as a mobile carrier between complex. अब ये जो क्वेश्चन है, this question is from respiration chapter, unit number 4, 11th NCERT. There are several complexes which are present in electron transport system and they are 5 in number. साइटोक्रोम सी ये बेसिकली कौन से दो पार्ट्स के बीच में आता है, ये समझना जरूरी है. कॉम्प्लेक्स 1 NADH2 के लिए गया, कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो FADH2 के लिए जाएगा, फिर आएगा साइटोक्रोम बी C1, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम A3, ये सीक्वेंस है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और 4 के बीच में ये पर्टिकुलर टाइप का मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर करके आपको मिलेगा साइटोक्रोम सी. जो फिगर है उसके एग्जैक्टली बाजू में है. अब ये क्वेश्चन कौन से टाइप में गया, तो ये लाइन बेस्ड क्वेश्चन है और इसे मैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे रेफर करूंगा. वहां लाइन मिलेगी आपको एग्जैक्टली नियर दिस फिगर 14.4 और इसलिए मैं इसे लाइन बेस्ड या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बोलता हूं. लेकिन जब मैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन प्लस अंडरस्टैंडिंग की बात करूंगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहां डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड. बराबर. क्वेश्चन क्या है देखो, द vascular bundle shown in the diagram is present in. यहां आपको क्लिक होना चाहिए कि xylem and phloem are in discrete patches. Such types of bundles are radial bundles. और रेडियल बंडल ये रूट का फीचर होता है डाइकॉट एज वेल एज मोनोकॉट. तो यहां आपका लीफ का ऑप्शन कैंसिल हो गया दोनों का. अब बचता है रूट. एक मेज रूट दिया, एक मस्टर्ड रूट दिया है. बराबर. अब मेज रूट यानी मोनोकॉट प्लांट हो गया और मस्टर्ड रूट यानी डाइकॉट प्लांट हो गया. ये टेट्रार्च कंडीशन है क्योंकि 4 बंडल्स हमें दिख रहे 4 डायरेक्शन में. आप यहां देख सकते हो ये टेट्रार्च कंडीशन है. हेक्सार्च या पॉलीआर्च ये मोनोकॉट के लिए होती है. आपका डायग्राम 4 दिखा रहा है, इसका मतलब ये आंसर मस्टर्ड रूट होना चाहिए. आपने आपके अंडरस्टैंडिंग को यूज किया, डायग्राम को अप्लाई किया और आंसर निकाला. अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अलोंग विद द नॉलेज. बराबर. 3 चीजें इकट्ठा हो गई यहां पे, आपका एप्लीकेशन भी, आपका नॉलेज भी और आपका अंडरस्टैंडिंग भी. क्या पूछा है, व्हाट वुड हैपन इफ इन अ जीन एनकोडिंग पॉलीपेप्टाइड ऑफ 50 अमाइनो एसिड्स 25th कोडॉन UAU इज म्यूटेटेड टू UAA. हमारा अप्रोच क्या रहेगा क्वेश्चन का, ये पहले समझो. आंसर तो आना ही है. आपको ये समझना जरूरी है कि 50 अमाइनो एसिड्स है, इसका मतलब 50 इंटू 3 मिनिमम 150 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें होने ही चाहिए क्योंकि ईच कोडॉन इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. आपको यह समझ में आना चाहिए कि UAA
ये टर्मिनेशन कोडॉन है, वो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करवाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन के इस पार्ट पे आना है कि 25th कोडॉन जो कि UAU है और इसके बहुत क्लोज है, उसका थर्ड बेस अगर एडेनिन हो गया तो दिस विल बी म्यूटेटेड टू अ टर्मिनेशन कोडॉन। और अगर 25th कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन हो जाएगा तो उसके पहले के सिर्फ 24 कोडॉन्स विल बी रेड, और इसलिए दैट पर्टिकुलर चेन विल नाउ हैव ओनली 24 अमाइनो एसिड्स। क्वेश्चंस इजी होते हैं, हमारा अप्रोच सही होना चाहिए और क्वेश्चन बराबर पढ़ने के बाद हमें उसकी लैंग्वेज जो है वो समझना बहुत जरूरी है। यहां आपने 3 चीजों को अप्लाई किया। अनदर इंपॉर्टेंट टाइप is again line based. This particular question is from your unit number 10 12th NCERT. मेरे हिसाब से ये 4 चैप्टर्स का ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके चैप्टर्स होते हैं ना, वो चैप्टर्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इज वेरी इजी। बट जो नैरेटिव टाइप के चैप्टर्स है, नैरेटिव टाइप में मैं किसे इंक्लूड करता हूं, मैं ये यूनिट नंबर 10 के 12th एनसीईआरटी के ये 4 चैप्टर्स को इंक्लूड करता हूं, मैं लिविंग वर्ल्ड को इंक्लूड करता हूं, मैं एनहांसमेंट को इंक्लूड करता हूं, मैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को इंक्लूड करता हूं और एनिमल हस्बेंड्री वाले पार्ट को, इवन हेल्थ एंड डिसीज। जहां आपकी मेमोरी थोड़ी बहुत आपको यूज करनी है, आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी और कोरिलेशन ये करना जरूरी है। बराबर, आप ई वेस्ट का रिसाइकलिंग नहीं कर सकोगे और आप उसे ओपन एरिया में नहीं डाल सकते, डंपिंग जोन में भी नहीं आएगा, और ओपन एरिया में इंसिनरेशन इज नॉट पॉसिबल, और इसलिए लैंडफिल्स बनाए जाएंगे और फिर इंसिनरेट किया जाएगा। ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ये यहां एप्लीकेबल है। कहां लिखा है ये? तो मैंने यहां सॉल्यूशन में आपको दिया है कि 12th एनसीईआरटी के पेज नंबर 279 के पैराग्राफ नंबर 2 के लाइन नंबर 23 पे ये है। इतना परफेक्ट जिस दिन मुझे आ जाएगा तब मेरा ये क्वेश्चन सही होगा। अब आप देखो कि ये क्वेश्चन की लाइन वहां मिलती है या नहीं। डीएनए का स्ट्रक्चर 11th के बायोमोलिक्यूल में आता है और उसका एप्लीकेशन ये 12th के चैप्टर नंबर 5 में 6 में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको पूछा जाएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है, बट इसका बेस मैंने 11th को रखा है, यानी ये क्वेश्चन मेरा मल्टीपल चैप्टर लिंक क्वेश्चन हो गया। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। ये मल्टीपल चैप्टर लिंक क्वेश्चन है। बराबर, क्या बोला है क्वेश्चन में? अ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम अ न्यूली आइसोलेटेड बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरियल वायरस बोलने के बाद बैक्टीरियोफेज की बात हुई है, पता तो चले, जरूरी नहीं कि हमें उसका काम पड़े। और उसका बेस कॉम्बिनेशन दिया है। बेस कॉम्बिनेशन जो आपको दिया है वहां लिखा है कि एडेनिन 32.3% है और थाइमिन 24.8%, साइटोसिन इज 18.4% और ग्वानिन इज 24.5%। अब अगर चारों नाइट्रोजन बेसिस के परसेंटेजेस आर डिफरेंट, इट डेफिनेटली मींस कि यहां पे एडेनिन थाइमिन का जो रेशो है वो 1 नहीं है, नाइदर द रेशो ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन। इट मींस कि ये पर्टिकुलर डीएनए इज नॉट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बिकॉज वो डबल स्ट्रैंडेड होता तो ये दोनों सेम होते, बट वो नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दिस वायरस शोज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। दिस विल बी द अप्रोच टुवर्ड्स क्वेश्चन in different types. Another important part जिसे पहले के एग्जाम्स में assertion reason बोला जाता था, वो अब statement based questions बने। This is from mineral nutrition 11th class.
We have several questions. Deficiency of sulfur causes chlorosis in plant. Statement 1 ये true है. और सल्फर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. सल्फर न्यूक्लिक एसिड में नहीं मिलता, ना ही वो क्लोरोफिल में मिलता है. न्यूक्लिक एसिड का इंटीग्रल पार्ट अगर देखे तो वहां कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है. और क्लोरोफिल की बात करें तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रली लोकेटेड मैग्नीशियम है. और इसलिए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जहां पे कभी आंसर ए, बी कुछ भी रहे, बट ये सल्फर के रोल से आपको निकालना पड़ेगा. तो ये जो सारा पार्ट है, इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट विल डिसाइड योर अप्रोच टुवर्ड्स क्वेश्चन. मैच द कॉलम्स इज अनदर इंपॉर्टेंट टाइप. मैच द कॉलम ये एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमें मिलता है. यहां मैंने बहुत सिंपल वाला मैच द कॉलम लिया है, बट कभी कभी कुछ ऐसे भी मैच द कॉलम्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां कॉलम 1 में यू विल हैव ओनली 1 and 2 and in column 2 you can have several points A to H or A to I even, and then you will have to identify the characters for A and B. ऐसा क्वेश्चन एनाटॉमी में बैठता है, बट यहां ये फिर से नॉलेज बेस्ड बट मैच द कॉलम में. एस्परजिलस नाइजर का प्रोडक्ट क्या, तो साइट्रिक एसिड आएगा, बराबर. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में गया. एसिडोबैक्टर एसेटी आपको एसिटिक एसिड देगा, बराबर. और एक चीज ध्यान में रखिए, मैच द कॉलम में आपके आंसर का अप्रोच, आपका क्वेश्चन का अप्रोच डिसाइड करता है. आपको इजीली क्या याद आएगा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड. बट आप यहां देखो सब जगह पे लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड मैच हो रहा है, और यहां पे द फर्स्ट इज साइट्रिक एसिड. अब क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम गिव्स ब्यूटेरिक एसिड, ये भी पार्ट हमें पता चलेगा. थर्ड इज बी. और अगर हम लोग एसिटोबैक्टर एसिडी एसिटिक एसिड देता है, ये पॉइंट पे पहुंच गए तो फिर हमारे ऑप्शंस अपने आप कैंसिल होते जाते. इस बार के वीडियो में सिर्फ इतने ही टाइप के क्वेश्चंस के साथ बात करेंगे. अगले बार हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, नए टाइप्स के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.